Hello everyone, my name is Shani Sharma. Welcome back to my channel Learn with Shalini. So the chapter of the day is chapter 2 of history of class 7, that is New Kings and the Kingdoms. Let's start with the chapter. So let's start. Many new dynasties emerged after the 7th century. Okay, so here we are talking about this situation in our country during the 7th century. Okay, so after 7th century हम कह सकते हैं उस समय क्या होता है, न्यू डायनेस्टीज जो हैं वो एस्टेब्लिश होना शुरू हुई थी, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, न्यू किंग्स एंड द किंगडम्स. दैट मीन्स अभी हम आफ्टर 7th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, द मैप शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड द 12th सेंचुरी. ओके, सो चिल्ड्रन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया की सिचुएशन या इंडिया में जो भी रूल्स या जो किंग्स थे ड्यूरिंग व्हाट टाइम पीरियड, बिटवीन द 7th एंड द 12th सेंचुरी. यानी कि 7 से लेकर 12th सेंचुरीज के बीच में जो टाइम पीरियड था उस समय कौन सी न्यू किंगडम्स, कौन से न्यू किंग्स वहाँ पर इस्टेब्लिश हुए या उन्होंने अपनी डायनेस्टीज इस्टेब्लिश करी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ यू कैन सी दिस मैप. दिस इज द मैप. इट इज शोइंग द different dynasties that emerged between the 7 to 12th centuries. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपने चौहान्स नाम सुना होगा, राजपूत जिनको हम कहते हैं, ठीक है. देन गुर्जर प्रतिहार्स, तोमर्स इन दिल्ली, ठीक है. देन वी हैव चोलास, पांड्यास. ओके, देन वी हैव बादामी में यहाँ पे कुछ हम कह सकते हैं किंगडम्स थे, चंडेल्स, परमार्स, पलास. ओके, सो ये डिफरेंट डायनेस्टीज जो हैं वो उस समय 7 to 12th सेंचुरी के बीच में एस्टेब्लिश हुई थी. ओके, सो I hope this is the general introduction of this chapter, that in this chapter we will deal with the different dynasties that emerged in this time period. Okay, let's continue. Now the emergence of new dynasties. Okay, so we will deeply discuss about the dynasties, about the particular dynasties that established during that period. Okay, now by the 7th century there were big landlords or warrior chiefs in the different regions of the subcontinent. Subcontinent का मतलब क्या है, इंडिया, हमारा जो कंट्री है इंडिया और इंडिया के आसपास के जो प्लेसेस है उसको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, सबकॉन्टिनेंट. ओके, सो दैट इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ओके, नाउ एग्जिस्टिंग किंग्स often acknowledge them as their subordinates और सामंत. यानी कि जो किंग्स के अलावा जो वहाँ पर बिग लैंडलॉर्ड्स या जो हम कह सकते हैं वेल्दी पर्सन्स होते थे या जो वॉरियर चीफ्स जो होते थे वो यूजुअली किंग्स के सबऑर्डिनेट्स होते थे. सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, लोअर, लिटिल बिट लोअर इन द पोजीशन. ओके, तो यानी कि एग्जिस्टिंग जो किंग थे वो ऊपर पोजीशन पे थे, उनका स्टेटस जो था हायर था, और उनके जो लोअर, हम कह सकते हैं लोअर स्टेटस में जो ऑफिशियल जो थे उनको वो लोग क्या कहते थे, सबऑर्डिनेट्स या सामंत. ओके, और ये जो सामंत है और सबऑर्डिनेट्स है वो कौन लोग थे, बिग लैंडलॉर्ड्स. ओके, या फिर हम कह सकते हैं वॉरियर चीफ्स. ओके, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स. ओके, सो उनको एक्सपेक्ट करते थे क्योंकि वो उनके सबऑर्डिनेट्स थे, सामंत किंग से लोअर पोजीशन में थे, तो वो हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि वो अपने किंग के लिए गिफ्ट्स लेकर आए, किंग को खुश रखे बेसिकली. ओके, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स में, किंग के कोर्ट्स में आना, उनको हेल्प करना, एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना. ठीक है, उनको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करना. ये किसका काम था, सबऑर्डिनेट्स का, क्योंकि वो उनसे क्या है, लोअर पोजीशन पे. ओके, एज सामंत्स गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी अ सामंत. ओके, सो महा मतलब क्या होता है, ग्रेट, बिग, बड़ा. ओके, सो जैसे जैसे करके वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग और वेल्दी होने लगे तो उन्होंने अपने आप को महासामंत यानी कि सामंत से भी हायर पोजीशन का अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था. ओके, वन सच इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल. वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट्स इन द डेक्कन. ओके, सो जो हमारा डेक्कन रीजन जो है उस समय राष्ट्रकूट भी एक डायनेस्टी का नाम है जो इसी टाइम पीरियड में एस्टैब्लिश हुई थी. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कि जब सामंत लोग जो है वो अपने आप को उन्होंने महासामंत डिक्लेयर कर दिया, उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, राष्ट्रकूट से. ओके, सो ये भी जो राष्ट्रकूट जो थे ये चालुक्य के बेसिकली क्या थे, सबऑर्डिनेट्स थे, उनसे लोअर थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में जब ये पावरफुल हो गए तो इन्होंने अपने आप को चालुक्य से हम कह सकते हैं सुपीरियर डिक्लेयर कर दिया. ओके, इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ द कर्नाटका. ओके, सो चालुक्याज भी क्या है, एक डायनेस्टी है कर्नाटका की. तो ये जो राष्ट्रकूट थे ये पहले इनसे लोअर थे, लेकिन जब ये धीरे धीरे करके पावरफुल हुए तो राष्ट्रकूट्स ने इनको अपने आप से यानी कि
राष्ट्रकूट ने चालुक्य से अबव अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, महासमन डिक्लेयर कर दिया. ओके, सो दिस वाज द सिचुएशन ड्यूरिंग दिस पीरियड. Now, in the mid 8th century, okay, so 8th century के मिडल में क्या सिचुएशन हुई. देखो यहाँ पर हम क्या करें, डिफरेंट डायनेस्टीज पढ़ रहे हैं. ठीक है, अभी हमने चालुक्यास के बारे में डिस्कस किया, राष्ट्रकूट्स के बारे में डिस्कस किया. ठीक, ये भी क्या है, ये न्यू किंगडम्स है जो एस्टेब्लिश हो रहे थे उस समय, फ्लरिश हो रहे थे. ओके, और यहाँ पे एक और जो है, now we are discussing about the राष्ट्रकूट डायनेस्टी. ओके, इन द मिड 8th century दाती दुर्ग कौन है, फाउंडर है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का. ओके, दाती दुर्ग अ राष्ट्रकूट चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड. यानी कि यहाँ पर दाती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो चालुक्य के क्या थे, सबऑर्डिनेट थे, उनसे लोअर थे, और चालुक्य उनके क्या थे, किंग थे. तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, दाती दुर्ग ने अपने ही जो किंग है, अपना ही जो उनका ओवरलॉर्ड है, उसको वहाँ से हटा के अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया. ओके, चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ. हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है, लिटरली द गोल्डन वूम्ब. ओके, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक रिचुअल, देखो वो वहाँ पे राष्ट्रकूट जो थे वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे. ठीक है, वो एक सिंपल सामंत थे, लेकिन क्योंकि वो पावरफुल हो गए, उनको एक हम कह सकते हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स उनमें डेवलप हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने ही जो ओवरलॉर्ड, अपने ही जो चालुक्य जो उनके हेड होते थे, उनको उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया, यानी कि अपनी जगह से हटाकर अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया. ओके, व्हेन दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, it was thought to lead to a rebirth of the sacrificer as a kshatriya even if he was not one by the birth. Okay, क्षत्रिय क्या होते हैं, यानी कि जो डिफेंस में जो, यानी कि जो डिफेंस करते हैं, यानी कि जो वॉर वगैरह लड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्षत्रिय. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी के जो लीडर है, दाती दुर्ग जो है, या उसके बाकी जो ऑफिशियल्स है, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ रिचुअल्स, कुछ यज्ञ परफॉर्म करके अपने आप को क्षत्रिय क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, मान लिया कि ठीक है, अभी हमने ये जो यज्ञ है वो कर लिया, तो अब से हम क्या है, अब से हम क्षत्रिय हैं. ओके, और रीबर्थ हो गया उनका एज अ क्षत्रिय, उन्होंने अपने आप को मान लिया कि ओके, इवन इफ वी डू नॉट बिलोंग टू रॉयल फैमिली, बट नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग दिस रिचुअल वी आर अ किंग. Okay, now in other cases, men from enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे कि चालुक्य जो है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो किंगडम्स राजा की फैमिली में ही बॉर्न हुए थे, तो वो राजा ही थे. ओके, तो यहाँ पे जो राष्ट्रकूट से उन्होंने एक यज्ञ परफॉर्म करके अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती. यहाँ पे एक ये केस है, और यहाँ पे एक और केस ऐसा भी है जहाँ पे कुछ जो लीडर्स होते थे या कुछ डायनेस्टीज के जो किंग होते थे, वो अपने आप को उनमें क्योंकि मिलिट्री स्किल्स होती थी, वो उतने पावरफुल होते थे, तो वो इस तरह के से भी अपने आप को क्या कर देते, किंग डिक्लेयर कर देते थे. ओके, अपने किंगडम्स बना लेते थे. ओके, नाउ फॉर इंस्टेंस मीन्स अगेन वी आर गिविंग एग्जाम्पल्स, द गुर्जर प्रतिहार्स. ओके, देखो गुर्जर प्रतिहार जो है ये हमारा बेसिकली राजस्थान में नॉर्थ वेस्टर्न में, यानी कि जो हम कह सकते हैं जोधपुर और नागौर वाले क्षेत्र में, यहाँ पर इस वाले एरिया में जो है ये डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई थी, गुर्जर प्रतिहार्स. ओके, उसके जो लीडर थे गुर्जर प्रतिहार के जो थे हरिचंद्र वॉज ब्राह्मण who gave up his traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdom in the Rajasthan. Okay, so एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा कि रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को किंग डिक्लेयर किया, अपना खुद का किंगडम एस्टेब्लिश किया. वहीं पर यहाँ पे जो गुर्जर प्रतिहार के जो किंग है, गुर्जर प्रतिहार भी एक डायनेस्टी का नाम है, ठीक है, उसके जो किंग है हरिचंद्र, वो ब्राह्मण थे. देखो क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है, वो ब्राह्मण थे, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रोफेशन था, यानी कि जो ब्राह्मण का काम क्या होता है, पूजा पाठ करवा, लेकिन उन्होंने अपने आप का जो प्रोफेशन उसको गिव अप करके अपने आप को क्षत्रिय मान लिया, क्षत्रिय में चेंज कर लिया, ठीक है, और अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया राजस्थान में. ओके, सो इस तरह की ना सिचुएशन यहाँ पे बताई है कि 7th to 12th सेंचुरी के बीच में कुछ किंगडम जो थे वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और कुछ यहाँ पे ऐसे किंग भी थे जिन्होंने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया था, इवन इफ दे डिड नॉट बिलोंग टू एनी रॉयल फैमिली. ओके, नाउ अब यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा, वॉरफेयर
फॉर वेल्थ। अब क्या होगा यहाँ पर, क्या हुआ चिल्ड्रन, कि यहाँ पे अलग अलग इंडिया के अलग अलग हम कह सकते हैं डायरेक्शन में, जैसे कि राष्ट्रकूट जो थे वो साउथ में थे, गुर्जर प्रतिहार जो थे वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थे। तो क्या हो गया था इस समय, क्योंकि एक बड़ा एम्पायर नहीं था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, स्मॉल किंगडम जो एस्टेब्लिश हुए ना, नाउ दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, सबको एक दूसरे से फाइट करके अपने आप को पूरे कंट्री का जो है वो किंग डिक्लेयर करना था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, वॉरफेयर, वॉरफेयर का मतलब क्या है, वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर होना शुरू हो गया, किसके लिए, वेल्थ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रगल हुआ था जिसको हम बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। ट्राइपार्टाइट का मतलब क्या होता है, 3 पार्टीज जिसमें इन्वॉल्व होती है, ट्राई मीन्स 3, ओके, पार्टाइट यानी कि पार्टीज, ओके। स्ट्रगल फॉर कनौज, कनौज जो है एक प्लेस है, एक सिटी है जो कहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में है। तो उस इस पर्टिकुलर प्लेस को लेके 3 पार्टीज के बीच में, यानी कि 3 डायनेस्टीज के बीच में एक स्ट्रगल चला, ओके, वो भी इसी टाइम पीरियड के बीच में ज़्यादा 7 सेंचुरी टू 12 सेंचुरीज के बीच में इतना लंबा एक स्ट्रगल चला था इन तीनों पार्टीज के बीच में। नाउ व्हाट आर दोज 3 पार्टीज, विल डिस्कस हियर, ओके। नाउ Kannauj, Uttar Pradesh was the epicenter of all political developments in North India during the long reign of King Harshvardhan. Okay, so इस समय जो आपका था 6 सेंचुरी के बाद में, यानी कि 7 सेंचुरी में हर्षवर्धन के टाइम से ही कनौज जो है एक तरीके से इम्पोर्ट, जैसे आपको पता होगा मुगल्स के समय जो दिल्ली, आगरा, ये उस समय उनके क्या थे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, यानी कि जिस पर्सन ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया वो फिर पूरे कंट्री का अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया, तो वो पूरे कंट्री का किंग है, ओके। तो सेम वैसे ही इस टाइम पीरियड में, यानी कि 6 सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड है, उस समय कनौज जो एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वो उस समय बहुत ज़्यादा क्या थी, इंपॉर्टेंट प्लेस थी, किसकी, नॉर्थ इंडिया की इंपॉर्टेंट प्लेस, ओके, जो हर्षवर्धन के अंडर में थी। क्योंकि हर्षवर्धन उस समय बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल किंगडम था, तो उसकी जो कैपिटल सिटी थी वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इट वॉज वेरी वेरी पावरफुल, ओके। और इसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है, इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा क्या थे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपका उत्तर प्रदेश और कनौज वाला जो एरिया है ना चिल्ड्रन, तो वो आपका गंगा यमुना वाला जो एरिया है, गंगा यमुना रिवर यहाँ से फ्लो करती, इसका मतलब क्या है, ये एरिया फर्टाइल है। तो जो एरिया फर्टाइल होगा वहाँ पर एग्रीकल्चर, इरिगेशन वगैरह सब कुछ पॉसिबल है। तो वो जो एरिया वो पर्टिकुलर अपने आप में क्या होगा, वेल्दी होगा, प्रॉस्परस होगा, ओके। Its location near River Ganga helped to foster trade and agriculture in this region. Okay, so कनौज एक तरीके से क्यों important point था, क्यों एपिसेंटर, यानी कि यू कैन से इम्पॉर्टेंट सेंटर क्यों था, क्योंकि उसकी जो लोकेशन थी वो उसको अपने आप में क्या कर रही थी, पावरफुल बना रही थी। वाई, जैसे कि इट्स लोकेशन, क्योंकि रिवर गंगा के पास लोकेटेड था, उस वजह से क्या होता था, यहाँ पे एग्रीकल्चर और ट्रेड बहुत ज़्यादा इजीली पॉसिबल था, ओके, सॉरी। It continued to remain important for different ruling dynasties and its possession was considered to be immensely beneficial. यानी कि इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे हर्षवर्धन ने इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट उनका किंगडम था, तो इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी, तो एक राजा की वजह से उसकी जो प्लेस होती है वो जानी जाती है, और उसकी लोकेशन भी यहाँ पे ऐड ऑन करती है कि कनौज इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था, ठीक है। और उस समय क्या था कि जो भी डायनेस्टीज थी उनके लिए क्या था, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन था, और जिस पर्सन ने इसको पोजेस कर लिया तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, अपने आप को इमेंसली बेनिफिशियल माना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था, जोग्राफिकली साउंड था, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज जो थे वो अवेलेबल थे, ट्रेड और एग्रीकल्चर बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। तो जो पर्सन इस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा वो बाय डिफॉल्ट दैट पर्सन विल बिकम रिच एंड प्रॉस्परस, ओके। तो हर किंग को, जो भी वहाँ पे उस समय न्यू किंगडम से, सबको ये था कि हम कनौज को ऑक्यूपाई कर ले। दैट इज़ वाई क्या हुआ, 3 पार्टीज के बीच में कनौज को लेके स्ट्रगल शुरू हुआ, वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर होना, बैटल होना शुरू हो गया, ठीक है। अब वो 3 पार्टीज कौन कौन सी थी, नाउ विल डिस्कस हियर, ओके। दिस रिजल्टेड इन अ सीरीज ऑफ बैटल्स, बहुत सारे बैटल चलते रहे, किनके बीच में, कौन सी 3 पार्टीज के बीच में, बिटवीन द गुर्जर प्रतिहार्स, गुर्जर प्रतिहार्स कहाँ से है आपका, साउथ वेस्ट राजस्थान कह लो, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में भी इनका कुछ पोर्शन था, ओके। सो गुर्जर प्रतिहार्स से आपके साउथ वेस्ट राजस्थान हम कह सकते हैं, राष्ट्रकूट्स ये डायनेस्टीज के नेम है, ओके। राष्ट्रकूट जो थे वो साउथ इंडिया में थे, राष्ट्रकूट्स, एंड पलास जिसको हम बोलते हैं, पलास हम कह सकते हैं, या पाल्स हम कह सकते हैं, ये आपका बंगाल में थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडिया के तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। इंडिया के हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट राजस्थान में अगर हम देखो, या हम नॉर्थ वेस्ट
इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट में देखो तो वहाँ पे डायनेस्टी थी गुर्जर प्रतिहार्स, ओके। देन साउथ में हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रायंगल जैसा शेप बना है, ठीक है। सो साउथ में हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट्स, और बंगाल आपका बिल्कुल ईस्ट में है ना, ओके। सो बंगाल में कौन सी डायनेस्टी थी, पलास। तो यहाँ पे जो है ये हम कह सकते हैं ट्राई पार्टाइट जो स्ट्रगल है, यानी कि 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, और वो 3 पार्टीज कौन कौन सी है, गुर्जर प्रतिहास, राष्ट्रकूट्स एंड पलास, ओके, फॉर द कंट्रोल ओवर द सेंट्रल गैंगस वैली इन जनरल, कनौज इन पर्टिकुलर, ओके। सो जनरल अगर हम बात करें तो गंगा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वाला जो एरिया, यानी कि जो कनौज वाला जो एरिया है, कनौज को लेके इन तीनों के बीच में बहुत लंबा स्ट्रगल चला, सीरीज ऑफ बैटल्स इन्होंने क्या किए, फॉट किए, कि ताकि हम कोई भी एक डायनेस्टी अपने आप को पूरे कंट्री का, या फिर हम कह सकते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया का किंग डिक्लेयर कर सके, ओके। Now, some rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. Okay, so यहाँ पर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हमने डिस्कस किया, 3 पार्टीज के बीच में स्ट्रगल था, वो बैटल्स कर रहे थे। उसके अलावा ऐसे कुछ किंग्स भी थे जो अपने टेम्पल्स वगैरह बिल्ड करके अपने आप को पावरफुल डिक्लेयर करने की या अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन चोज टू टारगेट टेम्पल्स विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, ओके। तो उनका ये होता था बेसिकली उन किंग जो, जैसे कि अगर कोई किंग है उसको बाकी जो किंग्स की जो डायनेस्टीज है, जो एरिया है, उनको अपने अंडर करना है, तो वो क्या करेगा, उनसे बैटल्स लड़ेगा, और उनके जो टेम्पल्स जो उन्हें बनाए हैं उनको वो क्या करते थे, उन पे अटैक करते थे, ताकि हम जब टेम्पल पे अटैक करें तो वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट जो सपोज कोई आइडल है, कोई भगवान की ऐसी मूर्ति है जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है या जो गोल्ड से बनी हुई है, तो उनको अगर हम चुरा लेंगे या उनको हम अगर कैप्चर कर लेंगे तो उससे हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, ओके। तो उस समय किंग्स क्या करते थे, बाकी जो दूसरे किंग्स है उनके टेम्पल्स पर अटैक करते थे, और वहां से सारा बूटी या हम कह सकते हैं जो पैसा जो है वो लूटते थे, ओके। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। गजनी इज द नेम ऑफ अ प्लेस जो अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे जो महमूद जो था, यानी कि वहाँ का जो रूलर था, ये एक फॉरेन इन्वेडर था। चिल्ड्रन, फॉरेन इन्वेडर क्या होते हैं कि उस समय जब, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा रिच था और यहाँ पे उस समय स्मॉल स्मॉल किंगडम जो थे एस्टेब्लिश हुए थे, कोई बड़ा एम्पायर नहीं होता था, तो दैट इज़ वाई जो बाहर के जो रूलर्स होते थे या जो बाहर के जो इन्वेडर्स, लुटेरे जिसको हम कहते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि इंडिया में कोई भी पर्टिकुलर एम्पायर नहीं है, तो क्यों नहीं हम यहाँ पर आए और इंडिया की जो वेल्थ है वो लूट कर ले जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल्स है, टेम्पल्स जो डिस्ट्रॉय करने का एक एग्जाम्पल है, वो कौन है आपका, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान, ओके। गजनी का ये क्या था, सुल्तान था, यानी कि रूलर था, जिसका नाम क्या था, महमूद ऑफ गजनी उसको बोलते हैं, ठीक है। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे जो ये अफगानिस्तान का जो रूलर था, ये बाकी सारे एरिया जैसे कि सेंट्रल एशिया, ईरान, फिर ये इंडिया भी आया, क्योंकि उसको अब हर जगह पर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना था, या इसको इन एरिया से वेल्थ इकट्ठा करना था या फिर कलेक्ट करना था, ठीक है। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट्स, सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया और इंडिया के आसपास वाला एरिया। ही रेडेड का मतलब क्या है, रेड करना, यानी कि उन पे आक्रमण करना और वहाँ पे जो भी जो वेल्थ है उसको लूट लेना या कलेक्ट कर लेना, ठीक है। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल वो इंडिया पे आता था, हर साल इंडिया पे क्या करता था, अटैक करता था, क्योंकि इंडिया क्या था उस समय वेल्दी कंट्री था। एज यू नो, इंडिया वॉज नोन एज अ गोल्डन स्पैरो, ओके, सोने की चिड़िया जिसको हम कहते हैं। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ द सोमनाथ गुजरात। सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, तो इसको इन्होंने ऐसा कहते हैं कि 17 टाइम्स इसको क्या किया था, लूटा था, यहाँ से वेल्थ जो थी वो हम कह सकते हैं कैप्चर की थी या लूटी थी, ठीक है। हिज टारगेट्स वर, तो उसका क्या होता था टारगेट, कि इंडिया में क्योंकि बहुत सारे उस समय टेम्पल्स थे और टेम्पल में बहुत सारे जो किंग्स थे वो टेम्पल में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते थे, तो उसका क्या मेन, क्योंकि वो मुस्लिम भी था तो वो टेम्पल्स को रिस्पेक्ट भी नहीं करता था, तो उसका मेन टारगेट क्या होता था कि जो वेल्दी, जो बहुत पैसे वाले, जो बहुत हम कह सकते हैं जो प्रेशियस टेम्पल्स है उनसे पैसा लूटना, वही उसका टारगेट होता था। यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल है वो कौन सा है, सोमनाथ गुजरात में भी उसने अटैक किया, तो यहाँ से सारा वेल्थ जो है वो लूट के ले गया था, ओके। Now, other kings who engaged
इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चहमांस। अब यहाँ पे चहमांस कौन है? आपके चौहान्स ही है, पृथ्वीराज चौहान आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो इनको हम चहमांस भी कह सकते हैं, चौहान्स भी कह सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे सिचुएशन बताई है कि जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, फॉरेन कुछ इन्वेजन्स भी हुए थे, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट थे, पलाश थे, तो और यहाँ पर हमारे राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चौहान डायनेस्टी जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी, ओके। अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन द वॉरफेयर, यानी कि उन डायनेस्टीज के अलावा बाकी जो किंग्स जो इस वॉरफेयर में इंक्लूड हुए थे, ये यानी कि जो स्मॉल डिस्प्यूट चल रहे थे बाकी जो फॉरेन इन्वेडर्स के साथ में, उसमें यहाँ पे कौन थे? आपके चहमांस, लेटर नोन एज द चौहान्स, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड द अजमेर, ओके। दिल्ली और अजमेर जो है ये चौहान, ये भी अगेन क्या है? एक डायनेस्टी है, ओके। चैप्टर का नाम ही क्या है? न्यू किंग्स एंड द किंगडम्स। अभी हमने कितने सारे किंगडम्स, जो नए किंग्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा, नए जो किंगडम्स उस समय एस्टेब्लिश हुए थे उनके बारे में पढ़ा, ओके। सो वन ऑफ सच किंगडम्स इज द चौहान्स, ओके। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपांड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ द गुजरात एंड द गेहड़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओके। क्योंकि ये यहाँ पे चौहान्स थे, इनको बाकी अपने जो इंडिया का जो एरियाज है वहाँ पर अपना जो एम्पायर एक्सटेंड करना था, वहाँ तक अपना किंगडम इस्टेब्लिश करना था, तो इनको क्या था? बाकी जो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एरियाज में जो किंगडम्स या जो डायनेस्टीज है उनसे दे हैड टू फाइट, ओके। जैसे कि चालुक्याज ऑफ गुजरात में थे चालुक्याज, गेहड़वाल्स जो कि वेस्टर्न यूपी में थे, तो यहाँ पे जो चौहान्स है इनके साथ में बैटल्स चल रहे थे, क्योंकि बाकी जो ये जो भी डायनेस्टीज है इनको अपना अपना एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश करना था, अपने आप को सुप्रीम डिक्लेयर करना था, ओके। नाउ द बेस्ट नोन चहमान रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड। ये पृथ्वीराज थर्ड जो है वो वही जो हमने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान जिसको हम कहते हैं संयोग्यता, पृथ्वीराज चौहान वाली हमने स्टोरीज जो सुनी। तो जो पृथ्वीराज थर्ड का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? तो कई बार क्या होता है, किसी पर्सन का नेम अगर सेम होता है ना तो उसके बारे में लगाते, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक फैमिली में चाइल्ड बॉर्न हुआ, उसका नाम पृथ्वीराज है, ठीक है। तो उसके बाद अगर उनको दूसरे किसी बच्चे का नाम रखना होता है सेम, तो उसके आगे वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लगाते हैं, ओके। सो ये जो पृथ्वीराज है ये कौन सा? आपके पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम पॉपुलरली हिस्ट्री में हमने नाम सुना होगा बहुत बार। कुछ यहाँ पे जो इंडियन टेलीविजन पे ऐसे कुछ ड्रामाज भी आए हैं पृथ्वीराज चौहान करके पुराने टाइम में, ओके। सो ये जो टाइम पे ये जो किंग है बेस्ट नोन, अगर हम कहें बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो चौहान रूलर हैं वो कौन है? पृथ्वीराज थर्ड, या हम कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान, ओके। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर, ठीक है, नेम्ड सुल्तान महमूद गौरी, ओके। सो यहाँ पे क्या है? हम कह सकते हैं मोहम्मद गौरी भी हम इसको कह सकते हैं, ओके। सुल्तान मोहम्मद गौरी जो हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था यहाँ पर? इसका हम कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 वॉर्स हुए थे, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ उसको तराइन कहते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन हुआ था इन दोनों के बीच में, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी जो था वो भी बिल्कुल जस्ट लाइक महमूद गजनी की तरह वो भी एक फॉरेन इन्वेडर था, अफगान रूलर था। जैसे वो आपका जो था अफगानिस्तान से आया था, गजनी के एरिया से आया था, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही सुल्तान मोहम्मद गौरी जो है वो भी इसी पर्पज़ से आया था कि इंडिया में आएंगे, इंडिया का वेल्थ जो है वो लूट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो जब वो इंडिया आया, ठीक है, वहीं पे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से आया, तो वहाँ पर उसका सामना जो हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुआ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 2 बैटल्स हुए, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ तराइन। एक हुआ था बैटल आपका 1191 में, सेकंड हुआ था आपका 1192 में, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो बैटल था चिल्ड्रन, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गए थे, उनको विक्ट्री मिली थी। लेकिन सेकेंड बैटल में क्या हो गया था? आपका जो मोहम्मद गौरी है वो जीत गया था, ओके। सो दिस वॉज द सिचुएशन। अनदर हम कह सकते हैं अनदर किंग, और हम कह सकते हैं किंगडम जो था उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ओके। नाउ अ क्लोजर लुक द चोलास, ओके। तो चोलास भी क्या है? एक डायनेस्टी है साउथ इंडिया की, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, ठीक है, जिसका आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। दैट इज़ वाई ये टॉपिक जो है थोड़ा सेपरेटली और बहुत इस पर एम्फेसिस किया गया है, बिकॉज दिस इज़ you can say one of the important dynasties of that particular period, okay। now इसको हम बोलते हैं the Cholas, okay। the Chola came into prominence means came into existence in the 9th century CE under Vijayalaya, okay। विजयलया क्या है? किंग का नेम है, ठीक है। who conquered तंजौर, जिसको पहले बोलते थे
थांजवर, ओके, बाय डिफीटिंग द पल्लव्स। पल्लव्स भी अगेन डायनेस्टी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो चोलास की बात हो रही है कि चोलास जो थे वो 9th सेंचुरी में हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस में आए थे, जिसके जो किंग जो था, जो फाउंडर था इस डायनेस्टी का, उसका नाम क्या था, विजयलया, ओके। उसने इस एरिया में तंजौर, आपने सुना होगा, इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, तो वहाँ पर उन्होंने अपना एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश किया था आफ्टर डिफीटिंग पल्लव्स, ओके। राजा राजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, ओके। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चौहान रूलर थे वो कौन थे, पृथ्वीराज थर्ड, तो सेम मैनर में यहाँ पर जो चोला किंग जो थे इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका नेम क्या है, राजा राजा फर्स्ट, ओके। बिकेम द किंग इन 985 एंड एक्सपांडेड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, ओके। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ओके। सो उन्होंने क्या किया, अपना एम्पायर भी वापस से ऑर्गेनाइज किया, यानी कि जो चोला जो हमारा हम कह सकते हैं डायनेस्टी जो है चिल्ड्रन, दैट इज नोन फॉर आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ऑल्सो फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके। सो यहाँ पे राजा राजा जो फर्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं किंग है, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म करने में, उसको चेंज करने में, ओके। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो हमने क्या डिस्कस किया था, रीऑर्गेनाइज किया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, ओके। नाउ राजा राजा सन राजेंद्र फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे चिल्ड्रन, हमारी जो भी हिस्ट्री की जो बुक्स है, अभी के जो हमारे चैप्टर्स है, वहाँ पर क्या होता है, वैसे तो बहुत सारे किंग्स होते हैं हर डायनेस्टी में, लेकिन जिनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है या जिन्होंने ऐसा कुछ काम किया है कि उन्हें याद रखा जाए, तो उन्हीं के बारे में हम बुक में डिस्कस करते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं किंग है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें। एक तो अभी हमने डिस्कस किया राजा राजा फर्स्ट, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो इन्हीं का जो सन है, दैट इज द राजेंद्र फर्स्ट, ओके। कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेड करना, अगेन लूटना, इन्वेट करना, ठीक है। रेडेड द गंगा वैली एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा, ओके। गंगा वैली को कैप्चर किया था, तो इन्होंने अपने आप को टाइटल क्या दिया, गंगाई कोंडा। गंगाई कोंडा का मतलब क्या होता है, कॉन्करर ऑफ द गंगा, जिसने गंगा को जीत लिया हो, कॉन्कर कर लिया हो, उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, गंगाई कोंडा, ओके। सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो किंग है, हमें उनका नाम याद रखना है, नेम याद रखना, दैट इज द राजा राजा फर्स्ट, और सेकेंड जो है वो राजेंद्र फर्स्ट, ओके। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि दैट विच चोला किंग अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा, ओके। तो दैट इज द राजेंद्र फर्स्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल, द मीनिंग ऑफ गंगाई कोंडा इज द कॉन्करर ऑफ द गंगा। जस्ट बिकॉज Rajendra first conquered the Ganga region, he declared or he called himself as the Gangai Konda, okay. नाउ स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, ओके। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके अलावा आर्ट और आर्किटेक्चर में भी इनका क्या था, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, ओके। स्प्लेंडेड टेम्पल्स, स्प्लेंडेड मीन्स ब्यूटिफुल, ग्रेसफुल हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर इन्होंने बनवाए थे अपने टाइम पीरियड में। ब्रॉन्ज स्कल्पचर यानी कि ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ, ओके। द बिग टेम्पल्स ऑफ द थांजवर का मतलब भी यहाँ पे क्या है, तंजौर से, एंड द गंगाई कोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय, ठीक है। अब ये जो प्लेसेस जो हैं, गंगाई कोंडा चोलापुरम जो है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कुछ बड़े बड़े टेम्पल्स हम कैसे स्प्लेंडेड और बहुत ज़्यादा ग्रेट टेम्पल्स इन्होंने बनाए, बिल्ड बाय राजा एंड राजेंद्र। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि इन्होंने, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आर्ट और आर्किटेक्चर में, कि आज तक हम जब उस एरिया में विजिट करते हैं तो उनके बारे में जानते हैं कि ये इस किंग ने बनाया था, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूट किया। आज हमारे, क्योंकि जो उन लोगों ने उस समय आर्किटेक्चर पे जो वर्क किया था, उसकी वजह से आज इंडिया का जो टूरिज्म इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। हमारा जो टूरिज्म के थ्रू बहुत ज़्यादा इंडिया को नेशनल इनकम हम कहते हैं वो जनरेट हो रही है, ठीक है। सो आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स, ओके। सो इनका जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में इन दोनों किंग्स का, राजा और राजेंद्र का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्प्लेंडेड टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे, ओके। Chola temples often became the nuclei of the settlements which grew around them. Okay, so Chola temples जो है उसके आसपास का जो एरिया है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समय ये जो थे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, तो आसपास के एरियाज ऑटोमेटिकली उसकी वजह से क्या हो गए, फ्लरिश होना शुरू हो गए, ओके। सेटलमेंट्स का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन सेटलमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है, डायनेस्टीज का सेटलमेंट हम कह सकते हैं। दीज वर द सेंटर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, ओके। क्राफ्ट प्रोडक्शन का ये
क्या बन गया, सेंटर बन गया. टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद द लैंड बाय द रूलर्स एज वेल एज बाय द अदर्स. ओके, तो टेम्पल्स की जो आसपास की जो हम कह सकते हैं लैंड थी वो भी उनका एक इम्पॉर्टेंट हो गया. तो लोगों ने उसके टूवर्ड्स भी, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, तो जो सेटलमेंट्स है वो उसके आसपास ही लोगों ने रहना शुरू कर दिया. ठीक है. द टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ द वर्शिप, दे वर अ हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल लाइफ एज वेल. ओके, सो हम कह सकते हैं टेम्पल्स उस समय सिर्फ एक वर्शिप की प्लेस नहीं थी, बल्कि एक हब था, एक एरिया था जो कि इकोनॉमिकली, पैसों से रिलेटेड हम कह सकते हैं, सोशली सोसाइटी में भी, और कल्चरली जो लाइफ है उसको भी अफेक्ट करता था, और वो उस वजह से भी क्या था, सिग्निफिकेंट था. ओके, तो यानी कि कहने का जैसे कि कनौज जो था, क्योंकि कनौज वाला जो एरिया था वो गंगा प्लेन्स में था या गंगा रिवर के आसपास था, तो वो दैट इज़ वाई वो क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया. तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे, क्योंकि जो एरिया था यहाँ पे बड़े बड़े टेम्पल्स इस्टेब्लिश हुए थे, तो इन टेम्पल्स की वजह से जो उसके आसपास का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया, फ्लरिश बन गया और प्रॉस्परस हो गया. ओके. Amongst the crafts associated with the temples, the making of the bronze images. Bronze images का मतलब यहाँ पे bronze idols ही हैं, मूर्तियाँ जिसको कहते हैं, was the most distinctive. Okay, so temples के अलावा कुछ bronze sculptures भी इन्होंने, मूर्तियाँ भी यहाँ पे इन्होंने establish की थी, मंदिरों में लगाई थी, जो एक important हम कह सकते हैं इनका contribution है, और जो आज भी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कितना अच्छा इन्होंने अपना contribution दिया, इतना सुंदर आर्किटेक्चर इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है कि इंडिया को आज भी उस चीज़ का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है. टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो क्या करी, डेवलप कर रही है. ओके. नाउ चौला ब्रॉन्ज आइडल्स आर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. ओके, सो चौला की यानी कि चौला ब्रॉन्ज आइडल्स मतलब जो चौला जो किंग्स थे, चौला डायनेस्टी से जो बिलोंग किंग थे, उन्होंने जो ब्रॉन्ज आइडल्स बनाई थी वो क्या है, वो वर्ल्ड फेमस है. फाइनेस्ट का मतलब क्या है, ऑफ गुड क्वालिटी, ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रॉन्ज. ओके, पॉलिश्ड है, बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव, सोफिस्टिकेटेड हम कह सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे ये दो इमेजेस मैंने यहाँ पे आपके लिए जस्ट टू सी दैट हाउ ब्यूटिफुल दे हैड यू कैन से मेड दीज आइडल्स. सो यहाँ पे ये शिव जो है, शिव गॉड जो है हमारे, उनका जो है, और ये पार्वती जी की क्या है, मूर्ति है, ब्रॉन्ज की आइडल है. ओके, सो ये दो पिक्चर्स हम कैसे, दो एग्जाम्पल्स हैं उनके ब्रॉन्ज इमेजेस के, जो कि क्या है, वर्ल्ड फेमस है. और चौला के जो आइडल है वो वर्ल्ड फेमस है क्योंकि उनकी क्वालिटी की वजह से, फाइन क्वालिटी की वजह से. ओके. अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने टेम्पल्स भी कुछ कंस्ट्रक्ट करवाए थे चिल्ड्रन, सो यहाँ पे ये आपके टेम्पल्स का भी मैंने इमेज लगाया, सो दैट यू नो हाउ ब्यूटिफुली दे हैड कंस्ट्रक्टेड दीज टेम्पल्स. ओके, तो एक ये है आपका बृहदेश्वर टेम्पल, थांजावुर में है, तंजौर में है. नेक्स्ट है आपका थिल्लाई नटराज टेम्पल, तमिलनाडु. देन यू कैन सी दिस श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, श्री रंगम. ओके, सो ये क्या है आपके डिफरेंट, यू कैन सी दिस, ये आपका क्या है, ये आपका द्रविडियन स्टाइल है. हमने डिस्कस किया था टेम्पल्स में कि नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए थे वो थे आपके नागर स्टाइल्स के, और जो साउथ में होते वो कौन थे, आपके द्रविडियन स्टाइल के. ठीक है, तो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स जो होते हैं वो हमेशा पिरामिड शेप के होते हैं. यू कैन सी दिस, ऑल आर इन पिरामिड शेप. लेकिन अगर आप अपने स्टेट का अगर हम देखें, या आप राजस्थान का देखें, या आप नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट के देखें, वहाँ पर टेम्पल का क्या है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है. ठीक है, लेकिन साउथ के जो टेम्पल्स है उनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, दे आर इन पिरामिड शेप. ओके. now we'll discuss about the agriculture and irrigation. यानी कि एग्रीकल्चर और इरीगेशन, चौला जो किंगडम है, चौला डायनेस्टी जो है, उनके टाइम पीरियड के समय उन्होंने एग्रीकल्चर और इरीगेशन को किस तरीके से प्रमोट किया या इन पे किस तरीके से एम्फेसिस किया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चौलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर. देखो, ये इतने ज़्यादा एफिशिएंट थे कि इन्होंने आर्ट पे भी ध्यान दिया, आर्किटेक्चर पे भी ध्यान दिया, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ध्यान दिया, उसके अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे भी एम्फेसिस किया. इससे पता चलता है कि वो जो उनकी डायनेस्टी थी वो कितनी ज़्यादा फ्लरिश, या हम कह सकते हैं कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हम कह सकते हैं, या कितनी ज़्यादा स्किलफुल थी कि उन्होंने हर एक एरियाज़ जो है, हर एक आस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया, उनमें डेवलपमेंट किया. ओके. द रिवर कावेरी की आपका साउथ में है, बेसिकली तमिलनाडु के आसपास जो एरिया, वहाँ पर रिवर कावेरी जो है वो फ्लो करती है. नाउ अभी ये क्या है, KAVERI, अभी कावेरी की स्पेलिंग है CAUVERY. Okay, so Kaveri in the south branches off into the several small channels before emptying into the Bay of Bengal. Okay, so जो कावेरी रिवर जो है वो साउथ में काफ़ी एरियाज में फ्लो करती है बिफोर एम्पटिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले कावेरी रिवर जो है वो साउथ के काफ़ी स्टेट्स या काफ़ी जो साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको क्या करती, कवर करती, वहाँ से बहती है. ठीक है, तो
these channels overflow frequently depositing fertile soil on their banks. ओके बैंक्स मतलब क्या होता है, नदी के किनारे, ठीक है. इस वजह से कावेरी रिवर साउथ में है, इस वजह से क्या होता है, कावेरी रिवर की वजह से साउथ वाला जो एरिया है वो क्या था, फर्टाइल था. जैसे कि अगर हमने डिस्कस किया था कि नॉर्थ इंडिया में गंगा यमुना की वजह से नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो क्या थे, फर्टाइल थे. तो बिल्कुल वैसे ही साउथ के जो स्टेट्स हैं हमारे तमिलनाडु के आसपास वाला बेसिकली जो एरिया है वो कावेरी रिवर की वजह से उस समय क्या था, फर्टाइल था. तो वहाँ पे एग्रीकल्चर क्या था, पॉसिबल था. और एग्रीकल्चर और इरिगेशन फैसिलिटीज उस समय काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं डेवलप हो सकती थी. ओके, नाउ वाटर फ्रॉम दीज चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ द राइस. ओके, कल्टिवेशन ऑफ राइस के लिए क्या था, आपको पता ही है साउथ में लोग क्या कहते हैं, राइस को कंज्यूम करते हैं क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी कि वहाँ पर राइस ग्रो हो सकता है. अगर हम राजस्थान की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे हमारे ड्राई, हॉट एंड ड्राई काइंड ऑफ क्लाइमेट है, तो यहाँ पर हम राइस ग्रो नहीं, क्योंकि राइस को क्या चाहिए, बहुत सारा स्टैग्नेंट कलेक्टेड वाटर चाहिए. ठीक है, अब हम सोचिए साउथ में अगर हम बाजरा और ये सब रागी और ये सारे मिलेट्स ग्रो करें, नो, क्योंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी कि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो हम वाटर के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. दैट इज़ वाई कल्टिवेशन ऑफ राइस उस समय होता था, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक सिचुएशन जो थी वो राइस को काफ़ी ज़्यादा क्या करती थी, सूट करती थी. ओके, in many cases it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas wells were dug. Okay, तो यानी कि इन्होंने अपने एग्रीकल्चर पे भी ध्यान दिया था. ठीक है, इन्होंने आर्टिफिशियली भी कुछ वाटर जो क्रॉप्स है आर्टिफिशियली भी उनको क्रिएट किया था. यानी कि जो कुछ ऐसे क्रॉप्स है जो ग्रो नहीं हो सकते उनको भी कुछ अलग हम कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स या कुछ ऐसी अलग चीज़ें मैन्योर्स वगैरह यूज़ करके वहाँ पर उन्होंने आर्टिफिशियली भी क्रॉप्स क्या किए, ग्रो करने शुरू किए थे. ठीक है, और जहाँ पर जितना हो सके इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि एग्रीकल्चर के लिए जो वेल्स वगैरह भी उन्होंने डग करवाए थे. ओके, now the administration of the empire. So here we will discuss about the administration of the cholas. Okay, so अभी हमने तक क्या क्या डिस्कस किया, हमने उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल यानी कि हमने उनके जो ब्रॉन्ज स्टैचूज जो है, जो स्कल्पचर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, टेम्पल्स के बारे में हमने डिस्कस किया. ठीक है, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि वो अपने एम्पायर को किस तरीके से चलाते थे, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल उनकी जो हम कह सकते हैं एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रन करते थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, चोला किंग हेडेड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रैन इट विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर. ओके, सो जो किंग होता है वो हमेशा हर एम्पायर का क्या होता है, हेड होता है, और उसको हेल्प करने के लिए कुछ उसके मिनिस्टर्स होते हैं. तो यहाँ पे भी ये था, चोला किंग जो था उसको हेल्प करने के लिए कुछ मिनिस्टर्स थे जो मिलके पूरे चोला जो एम्पायर है उसको चलाते थे या उसका स्मूथ फंक्शनिंग करते थे. ओके, द चोला आर्म फोर्सेस कंसिस्टेड ऑफ द कावलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट्स एंड अ स्ट्रॉन्ग नेवी. यानी कि इनके पास क्या थे, इनके पास कुछ घुड़सवार भी थे, कुछ हम कह सकते हैं वॉक करने वाले सोल्जर्स भी थे, एलिफेंट्स भी थे, और उनके पास नेवी भी थी. सबसे बड़ी बात है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक्चुअली जो एम्पायर था ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, वेल्दी एम्पायर था, वेल्दी डायनेस्टी थी. दैट इज़ वाई इनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ जो थी अवेलेबल थी. ओके, द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स. मंडलम्स का मतलब क्या होता है, प्रोविंसेस, एंड वलनाडूज यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, ईच वलनाडू कंसिस्टेड ऑफ द सेवरल विलेजेस, लार्ज टाउन्स फॉर्म्ड अ सेपरेट यूनिट कॉल एट तनियूर. ओके, तनियूर हम कह सकते हैं. ठीक है, सो इस तरह के देखो जैसे हमारे आज हम प्रेजेंट स्टेट्स में, प्रेजेंट स्टेट जो है चिल्ड्रन, अगर हम प्रेजेंट फॉर्म में देखें, प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम इंडिया का देखें तो यहाँ पे क्या है, इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया कंट्री, उसके अंदर क्या है, डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, और डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास भी क्या है, विलेजेस है. तो बिल्कुल वैसे ही जो प्रोविंसेस यानी कि आप समझ लो बड़े बड़े रीजन्स जो थे वो थे मंडलम्स. मंडलम्स के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती थी यानी कि वलनाडूज, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते थे, विलेजेस होते थे, और उसके अलावा जो बड़े बड़े टाउन्स जो होते थे उनको हम क्या बोलते हैं, तनियूर कहते थे. ओके, द सिस्टम ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज वेरी वेल डेवलप्ड. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, स्मॉल और विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वॉज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ विलेज असेंबलीज. ओके, जैसे चिल्ड्रन हमारे यहाँ पे विलेज असेंबलीज जो कौन सी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ठीक है, जिला परिषद, ये आपके विलेज लेवल पे जो असेंबलीज है. ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही उस समय भी विलेज लेवल पे भी असेंबली होती थी जो विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको हैंडल करती थी. ओके, अब उन असेंबलीज का नाम क्या है, उर, सभा एंड नगरम. ओके, नाउ उर वॉज अ कॉमन विलेज असेंबली. उर जो थी वो कॉमन असेंबली थी
कॉमन विलेज असेंबली का मतलब क्या है कि उस समय नॉर्मल सारे जो कॉमन लोग होते, चाहे वो लिटरेट हो इलिटरेट हो, सारे उर जो असेंबली थी उसमें इंक्लूड होते थे, ठीक है। सभा जो असेंबली होती थी उसके अंदर जो लर्नेड मैन यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव की समझ है उनको ही सभा वाले असेंबली में इंक्लूड करते थे। एंड नगरम कंसिस्टेड ऑफ द मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड द आर्टिसंस। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि उर जो थी वो कॉमन असेंबली थी, यानी कि नॉर्मल लोग जिनको इतनी सारी नॉलेज नहीं है उनमें सारे, हाँ, वो जब उनकी कोई मीटिंग होती थी तो उर में सारे, उर वाले असेंबली में सारे कॉमन लोग इकट्ठे होते थे, कलेक्ट होते थे, डिसीजंस लेते थे। सभा के अंदर जो पढ़े लिखे जो लोग हैं जिनको नॉलेज है वो इंक्लूड होते थे सभा वाली असेंबली में। और नगरम जो असेंबली है उसके अंदर जो मर्चेंट, जो रिच क्लास जो है सोसाइटी की, ठीक है, जो ट्रेडर्स जो है, आर्टिसन जो है, वो उसमें इंक्लूड होते थे। ओके, सो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस एम्पायर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमी यानी कि फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो क्या थी, उनका जो फाइनेंशियल सेटअप था वो कैसा था। ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एंड ऑल्सो ऑफ द चोला डायनेस्टी। द चोलास वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेरियन डेवलपमेंट्स। एग्रीरियन का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एंड एक्सपांशन बाय ब्रिंगिंग मोर ड्राई एंड बैरन लैंड्स अंडर कल्टीवेशन। यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो एरियाज जो फर्टाइल थे वहाँ पर भी एग्रीकल्चर किया, उसके अलावा जो ड्राई और जो बैरन लैंड्स थी उनको भी एक तरीके से फर्टाइल करके या उनको भी कल्टीवेशन में लेने की कोशिश करी, ठीक है। इस तरीके से उनका जो डेवलपमेंट था वो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, क्योंकि उस समय उनका जो मेन सोर्स हम कह सकते हैं जो इनकम का था वो उस समय एग्रीकल्चर भी था, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रॉप से भी एम्पायर को जो है वो इनकम होती थी। ओके, प्रोविजंस वर मेड टू एनकरेज ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर। ओके, ऐसे प्रोविजंस बनाए गए थे जिससे वो ट्रेड को, कॉमर्स को, आर्ट, क्राफ्ट और एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकें। ओके, द मेन सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू। सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम, यानी कि अब एम्पायर को इनकम, किंग जो है वो कहाँ से पैसा कमाएगा। ओके, वो क्या था, टैक्सेस फ्रॉम द लैंड एंड द ट्रेड। लैंड से टैक्सेस, लैंड पे टैक्स लगा, जैसे लैंड टैक्स लगा के वो लोग इनकम अर्न करते थे ट्रेड के थ्रू। एंड बूटी फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट। बूटी मतलब क्या होता है, जो इन्वेजन से जो वो लूटने का जो माल, लूटने वाला जो माल होता है, जो प्रॉपर्टी जो होती है या जो वेल्थ जो कहीं से चुराते हैं या उनको इन्वेट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बूटी फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट। ओके, एंड लास्ट थिंग इज बेटर क्वालिटीज रोड्स वर बिल्ड टू एनकरेज ट्रेड एंड द कॉमर्स। ओके, सो इन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस जो है उसको इंप्रूव करने के लिए इन्होंने जो ड्राई और बैरन लैंड्स जो है उनको भी इन्होंने कल्टीवेशन में लाया। यानी कि ना सिर्फ इन्होंने फर्टाइल लैंड्स पर क्रॉप ग्रो की, बल्कि जो ड्राई और बैरन लैंड्स है वहाँ पर भी इन्होंने क्रॉप ग्रो करने की कोशिश करी, यानी कि अपना इनकम हम कह सकते हैं इंक्रीज़ किया। ट्रेड कॉमर्स के लिए प्रोविजंस बनाए, ठीक है, जो लैंड वगैरह उन पे टैक्स लगाए, और बाकी जो एरियाज़ है वहाँ पर कॉन्कर करके वहाँ से भी इन्होंने क्या क्या इन्वेजन्स के थ्रू भी मनी जो है वो अर्न किया। इस तरीके से इन्होंने अपने जो एम्पायर की जो इनकम है उसको क्या क्या जनरेट किया, ठीक है, और रोड्स भी बनाए ताकि वो इजीली ट्रेड और कॉमर्स जो है यानी कि बाइंग और सेलिंग का काम कर सके। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप दिस चैप्टर वाज क्लियर टू यू। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel. I will meet you in the next interesting video. Till then, bye. Take care.